नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। केन बेतवा लिंक योजना को लागू करने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। स्थानीय कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को लोकप्रिय बनाया जाएगा। अगले 3 वर्ष में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। सामाजिक विकास परियोजना को कोष उपलब्ध कराने के लिए नई योजना पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल, इसे पूर्वोत्तर परिषद के जरिए लागू किया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय उत्कृष्ट सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 2022-23 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूपे से जोड़ा जाएगा। 2022-23 में चिप और अन्य भावी प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई गई। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 166 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.6%। और भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवलीन निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। श्रीमती सीतारामन ने बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। The outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा और इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much-needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS
will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। ये स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को बहाल किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक का उपयोग और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. वित्त मंत्री ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 9 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति करना और 103 मेगावाट पन बिजली तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। At an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' land, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2014 से नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस और पेयजल मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं: पीएम गति शक्ति समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्त पोषण। National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। कवच सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. वित्त मंत्री ने कहा कि स्थानीय कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला को सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chain.
वित्त मंत्री ने बजट में हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बजट में लाए गए प्रस्तावों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इनसे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल नाम का ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की 2 वर्ष की औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई है। उनके अनुपूरक शिक्षण के लिए पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक जैसे कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का गठन किया जाएगा। To mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता की जो घोषणा की गई थी वो 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। 2022-23 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूपे से जोड़ा जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन संभव हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में चिप और नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. वित्त मंत्री ने कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया है। पहले ये तिथि 31 मार्च 2022 तक थी। केंद्रीय बजट 2022-23 आज राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने केंद्रीय बजट में हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बजट में लाए गए प्रस्तावों का स्वागत किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता ने आम बजट 2022 को विकासोन्मुखी बताया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने साहसिक बजट लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की सराहना की। ये जो बजट है ये बिल्ड कर रहा है लास्ट ईयर के बजट से, और एज अ बिजनेस कम्युनिटी जो हमें चाहिए वो रहती है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट्स।
तो इसके लिए भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं और नए टैक्सेस नहीं इंट्रोड्यूस किए। नए 6.4% जो डेफिसिट है आने वाले साल के लिए वो भी सही है, क्योंकि जब तक प्राइवेट कंजम्पशन ना बढ़े, जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तब तक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बहुत जरूरत होती है। जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% से आउटले इंक्रीज किया, वो देश के लिए एब्सोल्युटली राइट थिंग है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो और नौकरियां बढ़े, उस सब के लिए काफी हेल्प रहेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र ने बजट की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री मिश्र ने कहा कि 1,50,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़े जाने से ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होगा। लगभग 1.5 लाख हमारे पोस्ट ऑफिसेस में जो पेमेंट बैंक्स की शाखाएं हैं उनको सीबीएस प्लेटफॉर्म्स में लाया जा रहा है, जिससे फायदा होगा उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी मैं समझता हूँ कदम है। और दूसरा जो ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसमें जो बदलाव लाया गया है, एक तो अमाउंट बढ़ा दिया गया है, 5 लाख करोड़ रखा गया, उसमें 50,000 वो जाएगा आपकी जो सबसे ज्यादा जो पीड़ित सेक्टर्स थे पेंडेमिक के दौरान, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इनमें जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसमें भी काफी राहत मिलेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM ने वर्ष 2022-23 के रक्षा बजट में घरेलू उद्योगों के लिए पूंजीगत सामान खरीद के लिए इसमें 68% आवंटन करने का स्वागत किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मनोनीत अध्यक्ष संजीव बजाज ने इस बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट में व्यापार को सुगम बनाने पर भी जोर दिया गया है। आज जो हमने एक विजनरी बजट देखे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, हमारे देश के नेक्स्ट 25 इयर्स के बारे में बताए हैं एंड उसका एक जो विजन, उसका एक जो रोड मैप है, उसका बारे में हम बजट में उनका काफी सारे इंडिकेशंस देख रहे हैं। पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हमारे इकोनॉमी ग्रो करेंगे। और एक दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति को दिया गया है, वो काफी इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे बजट से आ रहे हैं। उसमें से हम ग्रोथ देखेंगे, उसमें से इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बजट बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने डिजिटल मुद्रा पर सरकार के प्रस्ताव को उचित बताया है। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि जहां तक डिजिटल मुद्रा का संबंध है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता मुनगंटीवार ने कहा है कि ये बजट आने वाले 25 वर्षों में देश के विकास का ब्लूप्रिंट है। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हैदराबाद के मीडिया विश्लेषक S. रामकृष्ण ने बजट को बिना किसी लोक लुभावन घोषणाओं के विकासोन्मुखी बजट बताया है। This is a growth-oriented budget without any major populist announcements as expected by economic experts in the last few weeks. Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget with 39.45 lakh crore for 22-23 years, which also included 6.4% of fiscal deficit. This fiscal deficit is expected to come down to 4.5% by 25-26. This is a welcome move. Why? Because the states and central governments will have enough funds to spur the growth in the coming years. Another salient feature of this budget is setting up of 1 lakh crore interest-free loan fund for states so that they can also spend according to their priorities. And the states are allowed to raise resources up to 4% of their fiscal deficit so that they will have enough money to spend. आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आम बजट पर विशेष कार्यक्रम रात 10 बजे तक लगातार प्रसारित होंगे। प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा बजट का गहन विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार इसमें शामिल हैं। बजट से संबंधित विशेष प्रसारण इस प्रकार होंगे: दिन के 3 बजे फिक्की, CII और एसोचैम के आर्थिक विशेषज्ञों के साथ सीधी बातचीत, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के साथ लाइव साक्षात्कार,
शाम 6:20 पर नीति आयोग से कृषि सदस्य के साथ लाइव संवाद, शाम 7 बजे वित्त, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य, राजस्व विभाग के सचिवों के साथ सीधी बातचीत, रात 9:15 बजे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बातचीत और वित्त मंत्री के साथ साक्षात्कार, रात 10:30 बजे वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में बजट 2022 और भविष्य के आकलन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित होगी। नवीनतम जानकारियों से अवगत रहने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। केन बेतवा लिंक योजना को लागू करने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। स्थानीय कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को लोकप्रिय बनाया जाएगा। अगले 3 वर्ष में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। सामाजिक विकास परियोजनाओं को कोष उपलब्ध कराने के लिए नई योजना पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल, इसे पूर्वोत्तर परिषद के जरिए लागू किया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय उत्कृष्ट सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 2022-23 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूपे से जोड़ा जाएगा। 2022-23 में चिप और अन्य भावी प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 166 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.6% और भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। मणिपुर में पहले चरण में 27 फरवरी को 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए 8 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। इनकी जांच 9 फरवरी को होगी। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में एकमात्र चरण के लिए नामांकन आज शाम तक भरे जा सकते हैं। पर्चों की जांच कल होगी और 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस चरण में 59 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 586 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, कीमती धातु और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने 14 फरवरी को होने वाले मतदान को देखते हुए 12 से 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक राज्य में शराब की बिक्री और उसके लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध मतगणना के दिन भी जारी रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 166 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 61,45,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,67,059 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में कुल 17,43,59 सक्रिय मामले हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.60% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,54,076 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 164 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 11 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके शेष हैं। भारतीय तटरक्षक बल आज 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1978 में सिर्फ 7 सरफेस प्लेटफॉर्म के साथ भारतीय तटरक्षक बल अपने बेड़े में 158 जहाज और 70 विमानों को शामिल कर दुर्जेय बल के रूप में विकसित हो चुका है। तटरक्षक बल का लक्ष्य 2025 तक अपने बेड़े में 200 सरफेस प्लेटफॉर्म और 80 विमानों को शामिल करना है। दुनिया में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक के रूप में बल ने भारतीय तटों को सुरक्षित रखने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के 46वें स्थापना दिवस पर बल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल हमारी समुद्री सीमा और तटों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र उनकी सेवा के लिए आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय तटरक्षक बल सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारतीय तटरक्षक बल की पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समुद्री जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों ने इलियट समुद्री तट से चेन्नई के मरीना बीच स्टीम पास्ट आयोजित किया। हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। समिति ने कहा है कि कई राज्य हज समितियों के आग्रह को देखते हुए इच्छुक हज यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। भारत की महिला हॉकी टीम ने कल ओमान के मस्कट में चीन को 7-1 से हराकर FIH प्रो लीग हॉकी में अपना अभियान शुरू किया। शर्मिला देवी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज भारत का सामना चीन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ष 2021 में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वे ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ये सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के राजदूतों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अमरीकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि ये झड़प यूक्रेन की सीमा पर रूस की ओर से बड़ी संख्या में सैनिक तैनाती के मुद्दे पर अमरीका द्वारा चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। केन बेतवा लिंक योजना को लागू करने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 3 वर्ष में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। स्थानीय कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक केंद्र एक उत्पाद योजना को लोकप्रिय बनाया जाएगा। अगले 3 वर्ष में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। सामाजिक विकास परियोजना को कोष उपलब्ध कराने के लिए नई योजना PM पूर्वोत्तर विकास पहल, इसे पूर्वोत्तर परिषद के जरिए लागू किया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय उत्कृष्ट सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 2022-23 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से
सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम डिजिटल रूपे से जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।